केवल ये 4 पंक्तियों से मैं उन्हें आवाज देना चाह रहा हूं कि युद्ध के उन्माद में, देखिए, श्रृंगार की बात की, गीत की बात की, बहुत सारे लोग हैं इस देश के अंदर अपने अपने हिसाब से अपने अपनी चीजों का वो पालन कर रहे हैं कि युद्ध के उन्माद में डूबे हुए सब लोग सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। तो ये हमारी अपनी अंदर की अंतरात्मा है कि हम किसे चुनेंगे, लेकिन जो देश की बात करता है, जो राष्ट्र हित की बात करता है, ऐसे भूपेंद्र राठौर के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग आमंत्रित। आप लोग ये देख चुके हैं कि आपने एक बार जब चाय वाले को वापस भेजा वो अभी तक नहीं आया, और ये गलती न उत्तर प्रदेश को करनी है न देश को करनी है। जी बहुत बढ़िया। क्योंकि वो एक बार चला गया तो फिर वापस उस जैसा आए या नहीं आए, या आप खुद भी देख चुके हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं प्रिया श्रीवास्तव जी को भी, इनकी हिम्मत को दाद देता हूं। इनको ये पता होते हुए भी कि जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं वो आगरा से आए हैं, उसके बाद भी ये 1 घंटे से वहीं बैठी है। देखिए भैया, भूपेंद्र उसके बाद भूपेंद्र जी मैं एक बात बताऊं, मैं आगरा से बेशक आता हूं, लेकिन आगरा में हम लोगों का इलाज करते हैं। आपको हमने बुलाया था, हमको लगा कि आप ठीक हो गए होंगे। एक बार जोरदार तालियां भूपेंद्र जी हाँ के लिए। हाँ। और जिस तरह का ये अच्छा संचालन कर रहे हैं वो इस बात का प्रतीक है कि आगरा में कुछ लोग अच्छे भी रहते हैं। संचालक हो गए, संचालन हो गए, एक आयोजक उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो विपरीत परिस्थितियों को भी संभाल ले। हमारे गौरव विवेक भैया जो देवबंद की धरती से आते हैं, ये पैसे से अध्यापक भी हैं। इनके विद्यालय में 12 जनों का स्टाफ, वहां एक चाय की दुकान, जिस व्यक्ति को तलब लगे वो जाए और चाय पीकर आ जाए। एक दिन वो चाय की दुकान बंद, अब 12 जनों को एक साथ चाय पिलाई तो कौन पिलाए। इन्होंने ये रिस्क ले ली कि मेरे घर पर चलो। जब घर पर गए तो भाभी जी ने कहा कि ये बारात कहां से लेकर आए, कि ये बारात नहीं है, हमारे स्कूल का स्टाफ है। कि फिर भी क्यों लाए, कि कुछ नहीं, चाय पिलानी है, पास की दुकान बंद थी। कि वो तो ठीक है पर शक्कर तो है ही नहीं। इन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, तू चाय बना, बाकी मैं संभाल लूंगा। 12 कप चाय तैयार हो गई। एक एक मास्टर के हाथ में एक एक चाय पकड़ा दी गई, और जैसे ही वो मास्टर चाय पीने लगे, इन्होंने कहा कि रुको रे, इसमें एक चाय फीकी है। और जिस भी अध्यापक की वो चाय आएगी, अगले शनिवार को वो एक एक चाय भी पिलाएगा और एक एक समोसा भी खिलाएगा। वो 12 के 12 अध्यापक भी गजब कर गए, फीकी चाय पी गए, लेकिन एक ने भी ये नहीं कहा कि चाय फीकी है। और तो और 2-4 मास्टर तो हमारे पवन आगरी जी जैसे निकले, जो यहां तक कह गए, भाभी जी इतनी शक्कर क्यों डालते हो, हमारे तो पहले ही शुगर है। लीजिए, मैं वहां से अपनी बात को शुरू करता हूं, जहां इस बैनर पर एक तरफ लिखा हुआ है अली और दूसरी तरफ लिखा हुआ है भीष्म। कमल उर्दू के खिलते हैं यहाँ हिंदी की झीलों में। कमल उर्दू के खिलते हैं यहाँ हिंदी की झीलों में, गजल को बांधना मुश्किल है भाषाई कबीलों में। क्या बात है, वाह वाह। क्योंकि हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी बोलते हैं। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी बोलते हैं। हर भाषा को दिल की गहराई से तोलते हैं, और जहर कितना भी घोल दे सियासत यहाँ, हम वो हैं जो गंगा के पानी से रोजा खोलते हैं। भाई बहुत अच्छी पंक्ति है, वाह वाह। क्योंकि चाहे जितनी सेना होती, मार काट कर आ जाता। ये शौर्य और पराक्रम की धरती है साहब। और ये हमारी 2 बेटियों ने बता भी दिया, एक सोफिया कुरैशी, एक व्योमिका सिंह, तो उनकी पूरी तैयारी थी भारत को दहलाने की। और उन्होंने एक शब्द और कहा,
जब पत्नी के सामने पति को मारा गया और पत्नी ने ये कहा, 5 मातृशक्तियां मंच पर बैठी हुई है और 5 देवियां अपने आप में बहुत होती है, कि मुझे भी मार दीजिए। तब उन्होंने कहा कि तुझे जिंदा इसलिए छोड़ रहे हैं, जाकर मोदी को बता देना। उसके मुंह से शब्द सही निकला। अगर गलती से उसने कह दिया होता कि जाकर योगी को बता देना, तो ऑपरेशन सिंदूर की जगह ऑपरेशन तंदूर हो गया होता, तंदूर। तो पढ़ना चाहता हूं कि उनकी पूरी तैयारी थी भारत को दिलाने की, केसरिया झंडों के ऊपर रंग हरा पुतवाने की। क्या सोचा था पहलगाम से पूरा देश हिला दोगे, नफरत वाली आंधी में एक पलाट जला दोगे। पर लोगों को पता नहीं था दिल्ली के दरबारों का, और खेल अभी तो बचा हुआ था गुजराती सरदारों का। क्या बात है, वाह वाह वाह। नहीं, ये हत्या मेरे से नहीं होनी थी। सुनो, मेरा थोड़ा सा तुम ही तो कह रहे थे वो वापस नहीं आया, अब आ गया, दे लो। ये फटाफट पहुंचा दो आप, जल्दी दे दो भैया। वैसे भी चाय वाले से वैसे भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, जबकि मैंने गाय वाले को पुकारा। पता नहीं कब कौन कहां क्या बन जाए, तो इससे हमारी कहने की हिम्मत तो नहीं है। पर भैया देख लो, नहीं, पर मैंने याद गाय वाले को किया था, ये चाय वाले आ गए। नहीं, मेरे नाम की चंदा दीजिए, आपने बाद में पी लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, ठीक है। एक बार मन दीजिए इस अच्छी रचना के लिए, क्योंकि अपनी प्रतिनिधि रचना का पाठ कर रहे हैं। ये भारत वो है साहब, मुझे एक घटना याद आती है, मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। पाकिस्तान में एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दिया। एक मंत्री दौड़ा आया, प्रधानमंत्री जी गजब हो गया। एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दिया है और पिल्ले नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलने चलेंगे। वो 11 दिन बाद मिलने गए। बात बिल्कुल सही निकली। एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दे रखा था, लेकिन पिल्ले नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री ने मंत्री को चाटा मार दिया, झूठ बोल रहा है, तू तो कह रहा था ये हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलते हैं। प्रधानमंत्री से उस मंत्री ने कहा, वजीर आजम मैंने कोई झूठ नहीं बोला, जिस दिन ये पिल्ले हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे वो इनके जन्म का पहला दिन था। इनकी आंखें बंद थी, आपको आने में 11 दिन लग गए और इन पिल्लों की आंखें खुल गई और इन्हें भी पता चल गया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अब भारत के बेटे मिलकर ऐसा फाग मनाएंगे। अभी तो बेटियों ने ही नाक में दम कर दिया, बेटे तो बाकी थे। अब भारत के बेटे मिलकर ऐसा फाग मनाएंगे, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, केसरिया हो जाएंगे। जो भूमि है खंड खंड वो एक एक कर जोड़ेंगे। भारत माँ को गाली दी तो घर में घुसकर फोड़ेंगे। चाहे जितनी सेना होती मार काट कर आ जाता, मातृभूमि में दुश्मन का मस्तक उचाट कर आ जाता। और शाही राजघराना यदि मुगलों के चरण नहीं धोता तो चेतक सवार महाराणा अकबर का शीश काट कर आ जाता। वाह 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 वाह। थोड़ी और आपकी तालियां चाहूंगा, संख्या भले कम है। बहुत बढ़िया। पूरी दुनिया का नायक वो चेतक का असवारी था। शीश कटे धड़ लड़े युद्ध में, ये फरमान भी जारी था। और खुद मेवाड़ी राणा प्रताप भी उस बेटे का आभारी था। अरे एक अकेला हकीम खान भी 100 मुगलों पर भारी था। वाह 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 वाह। लेकिन उसके बाद भी ये कहकर अगर भारत को बदनाम किया जाए कि हमें हिंदुस्तान में डर लगता है, तो कहीं मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। धारा 370 जो लोग सुनना चाहते हैं, बड़ा तालियां बजाकर बताएं धारा 370 क्यों हटानी पड़ी। वरना मित्रों, उत्तर प्रदेश के सांसद ने दिल्ली की संसद में यह तक भी कहा कि राणा सांगा कायर थे। तब कहीं ना कहीं राजस्थान का बेटा लिखता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई मेरी कौम के लिए कुछ कहे तो मैं किसी भी प्रांत में खड़ा हूं, मैं जवाब दूं कि जब भारत के राणा सांगा वीर गति को पाए थे, तब बाबर की औलादों ने गीत खुशी के गाए थे। बाबर जिंदाबाद के नारे दिल्ली में लगवाए थे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर काले बादल छाए थे। ऐसे घर के गद्दारों को मत भारत अब माफ करे, और सबसे पहले घर के गद्दारों को भारत साफ करे। क्योंकि खरगोन बरेली दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं, खरगोन बरेली दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं, तब मंदिर के शिखर कलश भी प्रतिक्रिया पर आते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होना मानना एक मजबूरी है। पर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे कहा
मुस्लिम जो भी दोषी, तुम दोनों को छाटो जी, दया धर्म की भाषा छोड़ो, सीधे फांसी टांगो जी। जो दंगों के गुनहगार वो नाम सामने आने दो, और गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, जो इस मंच का नाम है कौमी एकता। क्यों धारा 370 हटानी पड़ी? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बड़े इंजीनियर लोग बैठे हैं, आपके सामने बड़े बड़े अधिकारियों की भी नहीं चलती। अगर देश को कोई चलाता है तो वो बड़े इंजीनियर चलाते हैं, और इंजीनियर कोई कमजोर दिमाग वाले नहीं होते। मुझे घटना याद आती है, एक बार 3 इंजीनियर गलती से निपट गए। निपटने का मतलब वो स्वर्गवासी हो गए, तो वो तीनों स्वर्ग में गए, क्योंकि इंजीनियर पुल बनाता है, रेल बनाता है, हर काम करता है, तो वो नरक में तो नहीं जा सकता, क्योंकि देश के निर्माण में उसका योगदान होता है। वो स्वर्ग में चले गए, एक पाकिस्तान का, एक अमेरिका का और एक भारत का। और जैसे ही वो दरवाजे पे गए, दरवाजा टूट गया। यमराज ने वही रोक लिया कि दरवाजा लगाओ फिर ही अंदर जाओगे। उन्होंने कहा कि दरवाजा तो लगा देंगे, पर पैसे लगेंगे। यमराज ने कहा कि हिसाब बताओ, करवाएंगे। पाकिस्तान वाले का नंबर आया, उससे पूछा कि तू कितने लेगा? कि 9,000 का। हिसाब बता? कि देख यमराज, 3,000 की तो लेबर, 3,000 की मटेरियल और 3,000 मेरे। अब नंबर आया अमेरिका वाले का कि तू कितने लेगा? कि 12,000 का। हिसाब बता? कि देख यमराज, 4,000 की तो लेबर, 4,000 की मटेरियल और 4,000 मेरे। नंबर आया भारत वाले का कि तू कितने लेगा? कि 29,000। अरे कि मेरे बाप, ये 9,000 ये 12,000 तो 29,000। पर भारत वाले का हिसाब सुनना साहब। उसने कहा कि देख इमरान, तू दरवाजा लगाने से काम है, फालतू बात तो करे मत। अरे क्या यार, फिर भी हिसाब तो बता। भारत वाले ने 29,000 का हिसाब बताया कि देख इमराज, 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बचे 9,000। उसमें इस पाकिस्तान वाले को ठेका दे देंगे, अपन क्यों परेशान होंगे? तब कहीं ना कहीं पढ़ना चाहता हूं पढ़े लिखों के बीच, धारा 370 क्यों हटानी पड़ी? क्योंकि मंच पर अगर देश के सर्वश्रेष्ठ मंच संचालकों की कोई सूची बनाई जाए तो डॉक्टर कुमार विशाल, शशिकांत यादव के बाद अगर तीसरे नंबर पर कोई नाम लिया जाता है तो वो नाम आपके आगरा के लाडले बेटे पवन आगरी होते हैं। और कहीं अगर उनकी उपस्थिति में कविता की बात नहीं हो तो कहीं आगरा भी गौरवान्वित नहीं होगा और न राजस्थान गौरवान्वित होगा। तो बड़े कवियों की उपस्थिति में पढ़ना चाहता हूं क्यों हटानी पड़ी धारा 370। भाई साहब, थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि 2-2 बार तो किसी को भी मत मिलाओ। हाँ, क्योंकि एक बार आप सब ईमानदारी से पी चुके हैं। वो ऋषियों की धरती तीवा हवन कुंड भी होते थे। भारत माँ के पंडित बेटे उस धरती पर सोते थे। भारत भूमि पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाती थी, जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती थी। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनाते थे। पंडित उनके घर जाते, वो पंडित के घर जाते थे। अमरनाथ के जयकारों पर मुस्लिम खुशी मनाते थे। जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे। वाह वाह वाह। पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया जाता था। 4 वेद और उपनिषदों का ज्ञान पढ़ाया जाता था। तेरे मेरे घर के ऊपर केसरिया लहराते थे। रहमत भाई पंडित के घर मीठी ईद मनाते थे। पर जाने किसकी नजर लगी थी? जन्नत की फुलवारी को उग्रवाद ने आग लगा दी, मेरी केसर क्यारी को। क्या बात है, वाह वाह। और आग लगी तो कैसी लगी साहब? कश्मीर बदलता गया। हाथों में बंदूकें लेकर बम को फोड़ा जाता था। अमरनाथ की धरती पर भी मंदिर तोड़ा जाता था। कश्मीर की गली गली में पंडित खोजा जाता था और बहन बेटियां मरना जाए तब तक नोचा जाता था। कश्मीर की गली गली में पंडित खोजा जाता था, बहन बेटियां मरना जाए तब तक नोचा जाता था। और इतना सब कुछ होने पर भी सरकार ऐसा जाती थी जब हुर्रियत के दरबारों में दिल्ली पहुंच हिलाती थी। कश्मीर में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे। भारत माता के आंचल में डंडे गाड़े जाते थे। आजादी का मतलब था कि भारत मुर्दाबाद कहो, चांद सितारे वाले झंडे लेकर के आजाद रहो। आजादी में भारत माता को गाली दी जाती थी। आजादी में आतंकवादी को ताली दी जाती थी। अरे आजादी को गाली देते उन लोगों को छाटेंगे और लाल चौक पर खड़ा करेंगे, सीधी गर्दन काटेंगे। वाह 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 वाह। लाल चौक पर खड़ा करेंगे, सीधी गर्दन काटेंगे। धारा हट गई 370, भारत मां मुस्काएगी।
मित्रों, जो लोग ये कहा करते थे कि कश्मीर में कोई तिरंगा झंडा हटाने वाला नहीं मिलेगा, आज पूरा कश्मीर तिरंगों से सराबोर है। तब पढ़ना चाहता हूँ, धारा हट गई 370, भारत माँ मुस्काएगी, कश्मीर की धरती भी अब जनगण मन को गाएगी, मेरी भारत माता जग में वंदनीय कहलाएंगी, अब भारत की सेनाएं भी शीश काट कर लाएंगी। जो लोग तिरंगे जला रहे अब उनकी शामत आएगी, जो भारत मुर्दाबाद कहे वो जीभ काट दी जाएगी। वाह 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 वाह। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। परिवर्तन का भारत क्या बदला, और ये हमने भी देखा कि जो अमेरिका हमें वीजा देने को तैयार नहीं था, वो आज मोदी जी को जीजा बनाने को तैयार है। वाह वाह वाह। ये आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट है साहब। उन्होंने 25% टैक्स बढ़ाया, भारत का आदमी पवन जी मुस्कुराता रहा। दीदी उन्होंने फिर 25 बढ़ाया, फिर भी मुस्कुराता रहा। अपने राजदूत को भारत भेजा कि यार देख कर तो आओ, कारण क्या है। लोग घबरा ही नहीं रहे टैक्स में भी। उन्होंने कहा साहब ये वो हिंदुस्तान के लोग हैं जिन्होंने कोरोना के काल में 150 रुपए की दारू 600 में खरीद कर पी, लेकिन मरे नहीं। तब पढ़ना चाहता हूं, पूरी दुनिया साथ खड़ी है, वर्तमान का भारत है। चीन पाक भी बोल रहे हैं लिखी नई इबारत है। अब दुनिया के दादा हमको वीजा देते रहते हैं, पाकिस्तानी पीएम भी भारत को जीजा कहते हैं। अब भारत के बेटे जाकर अमेरिका से एटे हैं, अब दिल्ली की गद्दी पर 2 शेर सरी के बेटे हैं, और अब दिल्ली ने जाकर के पिंडी को चाटा मारा है। जहां वो बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बधाई बहन प्रिया, भाई गौरव विवेक जी और मेरे बड़े भाई पवन जी का, जिनकी त्रिवेणी ने यहाँ पर साक्षात समंदर बना दिया। वाह वाह भाई, बहुत